जी नेक्स्ट आपके पास आज कुछ और एग्जांपल्स मैंने चूज किए हैं। कल मैंने 7 एग्जांपल आपको कल वाले लेक्चर में करवाई थी मैट्रिक्स स्पेस की। आज हम मजीद कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उनमें सबसे पहले मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस स्पेस क्या होता है? दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कल भी मैंने आपको एक सीक्वेंस स्पेस करवाई थी एल इंफिनिटी। तो एल इंफिनिटी में जस्ट हमने बाउंडेड सीक्वेंसेस लिए थे। यहां पर हम दुनिया के तमाम सीक्वेंस इस सेट के अंदर बंद कर रहे हैं, चाहे वो बाउंडेड हो चाहे वो अनबाउंडेड हो। दोनों तरह के सीक्वेंसेस जो है वो इस सेट के अंदर होंगे। तो यहाँ पर ये एल इंफिनिटी नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पर एस एस आता है। तो यहां पर मैंने दो सीक्वेंसेस चूज कर लिए, एक का नाम एक्स रख लिया, दूसरे का नाम मैंने वाई ले लिया। ये दोनों मैंने इसमें से तो एक फंक्शन एक मीट्रिक हम डिफाइन करते हैं डी। कैसे डिफाइन करते हैं कि ऊपर हमने ये करना है कि जो दोनों सीक्वेंसेस हैं उनके डिफरेंस लेने, उनकी टर्म्स के, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और ये 1 प्लस यहाँ पर भी जो मैंने उनके वही चीज जो ऊपर आपने मॉड लिया, उन्हीं वैल्यूज का आपने डिफरेंस का मॉड नीचे भी लेना है। और यहाँ साथ में आपने 1/2 आयोटा ये भी हर रकम के साथ रखेंगे। अगर आप इसको ओपन करते हैं इस सीरीज को, ये एक सीरीज की सूरत में आपको डिफाइन करके दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी सूरत बनेगी 1/2, और यहां पर आप रखेंगे एक्साई 1 माइनस ईटा 1। इसी तरह बटे के नीचे आप रख लेंगे 1 प्लस एक्साई 1 माइनस ईटा 1। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी सीरीज की, और सेकंड टर्म इसकी बनेगी 1/2 स्क्वायर, 4 हो जाता है। और यहां पर सेकंड टर्म सीक्वेंसेस की आ जाएगी एक्साई 2 माइनस ईटा 2। और नीचे आपके पास 1 प्लस एक्साई 2 रखेंगे और माइनस ईटा 2 रखेंगे। ये मैंने इसकी दो टर्म्स को एक्सपेंड किया है। आगे इसी तरह तीसरी को भी ओपन करेंगे, चौथी। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। तो इस तरह से सीक्वेंसेस हैं, तो सीक्वेंस अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, बहरल उससे मैंने ये किस्म की सीरीज बना ली। तो इस तरीके से इन सीक्वेंसेस के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मीट्रिक होगा इस सीक्वेंस स्पेस के ऊपर, इज अ मीट्रिक ऑन। अब आपको याद होगा कि कल मैंने जो मीट्रिक डिफाइन किया था वो कुछ इस तरह से था। सुप्रीमम आप लेते थे, इनमें से इनकी जो टर्म्स का डिफरेंस बनता था उसका आपने सुप्रीमम लेना है। अब यहां पर हमने ये मीट्रिक नहीं लिया। अगर आप ये मीट्रिक इसके लिए ले लेते हैं तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। उसकी वजह, क्योंकि कल जो हमने एल इंफिनिटी स्पेस ली थी इसमें सारे बाउंडेड सीक्वेंसेस थे, जबकि यहां पर हम अनबाउंडेड भी ले रहे हैं। एक मिसाल जैसे आपको देता हूं कि अगर आप सीक्वेंस ले लेते हैं, एक पहला सीक्वेंस ये है कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरह का आपने सीक्वेंस ले लिया। इसी तरह सेकंड सीक्वेंस आपने ले लिया, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, एंड अप टू सो ऑन। ये दोनों अनबाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। अब अगर आप इसके तहत ये जो आपने बनाया इसका सुप्रीमम निकालें तो वो सुप्रीमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अगर पहली दो रकमों का डिफरेंस लेते हैं, इनका तो 1 आ जाएगा, 2 और 4 का 2 आ जाएगा, 3 और 6 का डिफरेंस जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा, 4 और 8 का 4 आ जाएगा। तो आप देख लें कि इनका डिफरेंस आता जा रहा है, पहली दो रकमों का 1, दूसरी दो रकमों का 2, तीसरी दो रकमों का डिफरेंस जो है वो 3 है, आगे 4 आता जा रहा है। तो ये आपके पास इस तरह की सारी रकमें बनती जाएंगी। तो इसमें सुप्रीमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये तो इनफाइनाइट जो सीक्वेंसेस की टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट डिफरेंस की तरफ मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये दो अनबाउंडेड आप सीक्वेंस लेते हैं तो इनका जो सुप्रीमम है इनके डिफरेंस के मॉड का,
उसका वो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए इस ऊपर वाले सीक्वेंस के लिए ये चीज होल्ड, ये वाला जो मीट्रिक है ये डिफाइन नहीं है, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि इस सीक्वेंस में आपने यही क्यों डिफाइन किया है, ये वाला जो ये मीट्रिक आपने डिफाइन क्यों किया है, उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। ये सीरीज जो है ना, सीरीज के बारे में आप पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सीरीज जो होती हैं, इन सीरीज के अंदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट सीरीज होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसी सीरीज डिफाइन की है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू स्मॉलर है और नीचे वाली ग्रेटर है। अब आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी, एक कंपैरिजन टेस्ट थे, एक लिमिट कंपैरिजन था और एक और कंपैरिजन टेस्ट था, और दूसरे यहां पर मैंने 1/2 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाजमी नहीं है, इधर आप 1/2 आयोटा नहीं लिखेंगे ना तो ये जो सीरीज है ये फिर शायद कन्वर्जेंट ना हो। तो लेकिन 1/2 आयोटा के अलावा कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर आप 1/3 आयोटा भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पर ऐसी आपने टर्म लेनी है जिसकी जो सीरीज बनेगी ना वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो कुछ भी आप ले सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। तो 1/4 भी ले सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पर ऐसा कांस्टेंट की पावर लेनी है जो जिसकी सीरीज आप अलग से बनाएं तो वो कन्वर्जेंट हो। बहरहाल ये आप याद रख लें कि इस सीक्वेंस स्पेस के अंदर आपने मीट्रिक यही डिफाइन करना है। कुछ रीजंस मैंने आपको बताई हैं, बहरहाल समझ आ गई तो ठीक, वरना ये मीट्रिक आपको याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड शायद आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है स्पेस बी ऑफ ए ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। कल भी हमने एक फंक्शंस की स्पेस डिफाइन की थी, उसके अंदर हमने कंटिन्यूअस फंक्शंस लिए हुए थे, ठीक है। अब उसमें मैंने ये किया था कि सी ऑफ ए बी, कैलकुलस के अंदर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो फंक्शन एक क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं वो बाउंडेड भी होते हैं। इसका मतलब इसके जो सीक्वेंस थे, सॉरी फंक्शंस थे, वो बाउंडेड भी थे। तो इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस भी पड़े हो, क्योंकि ये ए जो आप ले रहे हैं ना सेट, ये वो क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ये कोई भी और आपके पास सेट है, उस सेट के ऊपर आपने बाउंडेड फंक्शंस लेने हैं। लेट बी ऑफ ए बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए टू आर। उन फंक्शंस को आपने क्लोज्ड इंटरवल ए से आर पर डिफाइन किया था, इसको आप सेट ए से आर पर डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये स्मॉलर सेट है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस वो वाले बाउंडेड है जो कि कंटिन्यूअस भी होते हैं। जबकि इस सेट के अंदर दुनिया जहान के सारी बाउंडेड फंक्शंस है, तो वो जो कंटिन्यूअस होकर बाउंडेड होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे और इसके अलावा कुछ और बाउंडेड भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलर सेट है सी वाला, और ये बी वाला जो सेट है ये लार्जर सेट है। तो ये हम आगे चलकर ना सब स्पेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम एग्जांपल यूज करेंगे कि ये सी ऑफ ए बी वाला है, दिस इज सब स्पेस ऑफ बी ऑफ ए। यहां पर बी ऑफ ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स पड़ा हुआ है, वेयर एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एंड दिस फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए। अब बाउंडेड फंक्शन की ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये जो फंक्शंस होते हैं ये आपके पास लेस आर इक्वल टू, इनकी इमेज जो होती है वो बाउंडेड होती है। इमेज या रेंज वाला सेट जो होता है ये एक्स ऑफ टी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन टी पर डिपेंड करेगा, टी कोई भी सिंगल वेरिएबल है। इस पर मीट्रिक कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैंने दो इसमें से फंक्शंस उठा लिए क्योंकि इसमें सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं। ये जिस तरह से कल हमने सी के ऊपर डिफाइन किया था उसमें हमने मैक्सिमम लिया था, या मैं इसको सुप्रीमम से डिफाइन कर रहा हूं, और इनके दरमियान फर्क भी कल मैंने आपको बता दिया था। तो ये एक मीट्रिक होता है इसके ऊपर। अच्छा, यहां पर अगर हम सेट ए जो है इसको क्लोज्ड इंटरवल चूज कर लेते हैं,
तो फिर आप उस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर ये जो बाउंडेड फंक्शन वाली स्पेस है उसको आप इस तरह से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एलपी स्पेस। एलपी स्पेस क्या होती है? यहां पर पी एक ऐसा नंबर मैंने लिया जो कि 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है, एक फिक्स्ड रियल नंबर है। बाय डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये है कि ईच एलिमेंट इन द स्पेस इज अ सीक्वेंस। इस एलपी सेट के अंदर सारे के सारे सीक्वेंसेस पड़े हुए हैं और इन सीक्वेंसेस के ऊपर कंडीशन ये है कि अगर आप इन सीक्वेंसेस की टर्म्स को लें, जैसे ये xi1 है और xi2, xi3, xi, तो पहली जो टर्म है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसकी पावर p ले लेते हैं और जो सेकंड टर्म है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर आप उसकी पावर b, इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। तो ये जो सीरीज बनेगी उस सीक्वेंस की मदद से वो आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। मतलब उसमें से ये जो उसका सम निकलेगा वो सम फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। मतलब एलपी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसे तमाम सीक्वेंसेस पड़े हुए हैं जिनके लिए अगर आप इस शक्ल की सीक्वेंस बनाएं, सीरीज बनाएं, तो वो सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए। जी, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे अगर आप फर्ज कर लें कि L3 लेते हैं, L3 का मतलब आप P यहां पर 3 लेंगे। अब मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं, जैसे सीक्वेंस ये है कि 1 आ गया, 1/2 आ गया, इसी तरह 1/3 आ गया। तो इस तरह का मैंने एक सीक्वेंस लिया। अब ये सीक्वेंस इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए आपने एक सीरीज बनानी है। कैसे सीरीज बनाएंगे? इसकी पावर आपने 3 ली, इसकी जो सेकंड टर्म है उसकी पावर भी आपने 3 ले ली और इसी तरह नेक्स्ट टर्म की जो पावर है वो भी आप 3 ले लेंगे। तो इस तरह से ये एक सीरीज बन गई है। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो ये सीक्वेंस इसको बिलोंग करेगा, अदरवाइज ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपने जो टेस्ट वगैरह पढ़े हुए हैं सीरीज की कन्वर्जेंसी के, तो ये सीरीज की शक्ल कुछ इस तरह से बन रही है कि ये आपने 1/n³ लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप इससे चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसके लिए पी सीरीज एक टेस्ट होता है जिसकी स्टेटमेंट ये होती है कि ये जो n की पावर अगर आ जाती है 1 या 1 से लेस तो वो डाइवर्जेंट सीरीज है, लेकिन अगर वो ज्यादा आ जाती है पावर, उससे 1 से ज्यादा आ जाती है, तो वो आपके पास कन्वर्जेंट होता है। तो अब इसकी पावर 3 आ रही है nth टर्म में, तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, जिससे साबित हुआ कि ये सीक्वेंस जो है ये इस स्पेस L3 को बिलोंग करेगा, ये सीक्वेंस इसके अंदर होगा। तो ये तरीकाकार है इसके अंदर चेक करने का कि कोई सीक्वेंस इसको बिलोंग करता है या नहीं करता। सीक्वेंस पकड़ेंगे, सीक्वेंस की हर रकम के ऊपर वो पावर p लेते जाएंगे, जो भी p आपको दिया हो, तो उससे जो सीरीज बनेगी, अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो तो सीक्वेंस उस स्पेस को बिलोंग कर जाएगा। अगर वो बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो तो वो सीक्वेंस जो होगा वो स्पेस को बिलोंग नहीं करेगा। इसमें मीट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज हमने एक सीक्वेंस इसमें से चूज कर लिया x, दूसरा हमने सीक्वेंस चूज कर लिया y, तो इस पर जो मीट्रिक डिफाइन होगा वो मीट्रिक हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मतलब दोनों सीक्वेंसेस की जो रकमें हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्साई आई माइनस ईटा आई, सब्ट्रैक्ट करके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, फिर उनके ऊपर पावर ले लेते हैं और इनको तमाम को जमा करके इसका सुमेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और इस सुमेशन के ऊपर हम पावर ये वाली 1/p रूट उसका ले लेते हैं। तो वो जी आपके पास डिस्टेंस होगा इसके अंदर, और इस मीट्रिक के तहत ये जो स्पेस है ये एक मीट्रिक स्पेस होगी। तो ये इसका आपने ये डिस्टेंस फार्मूला या इसका मीट्रिक फार्मूला जो है ये आपने याद रखना। इसी तरह L2 स्पेस,
वो मैंने पहले ही आपको L3 की एग्जांपल दे दी है, तो उसके जरिए वही सारी वही डेफिनेशन है। यहाँ पर L आपने जो P जो है वो आपने 2 लिया हुआ है। अच्छा, इस सीक्वेंस का एक स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फिजिक्स वालों के लिए भी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम हिल्बर्ट स्पेस ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एनालिसिस वाले हैं, फंक्शनल एनालिसिस वाले, ये इसको दूसरे लफ्जों में अलजेब्रिस्ट की बात कर लें या मैथमेटिशियंस की, तो मैथमेटिशियंस इसको L2 स्पेस बोलते हैं, जबकि फिजिक्स वाले जो हैं वो इसको हिल्बर्ट स्पेस का नाम देते हैं। तो वही सारी डेफिनेशन है जो आपने पीछे पढ़ी, मीट्रिक भी उसी तरह से डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। थ्योरम नंबर 1 है कि लेट्स एक्स डी एंड एक्स रो बी 2 मीट्रिक स्पेसिस। ये एक्स ना इसको कहीं, इसको वाई कह दें, सेम सेट नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स डी और वाई रो बी मीट्रिक स्पेसिस, ये आपके पास मीट्रिक स्पेसिस हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई लेते हैं, इज आल्सो अ मीट्रिक स्पेस, ये भी एक मीट्रिक स्पेस होगा। इसकी मीट्रिक को कैसे डिफाइन करेंगे हम? लो जी, मीट्रिक को डिफाइन करने का ये तरीका है कि x1 y1, ये आपने एक मेंबर लिया x क्रॉस y से, दूसरा आपने मेंबर लिया x2 y2 से। अब ये जो x1 और x2 हैं, ये दोनों x के एलिमेंट्स हैं, और y1 और y2 जो हैं, ये दोनों y के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस लिया x वाले मीट्रिक का और फिर उसका स्क्वायर कर लिया, फिर आपने y वाला जो मीट्रिक है उसके तहत आपने डिस्टेंस लिया, उसका भी स्क्वायर कर लिया, और फिर इन दोनों का आपने स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस तरीके से आप ये मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये सेशन खत्म होने में अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, तो आपने उसी लिंक के ऊपर दोबारा अगेन क्लिक करके, तो नेक्स्ट जो है ना, आपने इसको ओपन कर लेने लिंक को दोबारा, मीटिंग को। नेक्स्ट आपके पास सेकंड थ्योरम है, लेट्स एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स डी हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, देन फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंगिंग टू एक्स। तो 3 एलिमेंट्स आपने एक्स में से चूज किए, इनके लिए ये जी सेकंड थ्योरम को हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो डी एक्स जी माइनस डी वाई जी, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू डी एक्स वाई है। बेसिकली ये भी वही ट्राइंगुलर जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आपने पढ़ी है कि ये जो दो साइड्स होती हैं, ये सपोज कर लें कि साइड ए, स्मॉल ए कह लें इसको, और ये साइड बी है और ये सी है। तो ये ज्योमेट्री का बुनियादी एक असूल है कि आप कोई भी दो रकमें लेते हैं, दो साइड्स लेते हैं ट्राइंगल की, उनका जो सम होता है वो तीसरी साइड से ग्रेटर और इक्वल होता है, ठीक है। सी आएगा इधर। और इसी तरह इसी का एक और असूल भी है कि अगर आप दो साइड का डिफरेंस लेते हैं तो वो तीसरी साइड से लेस और इक्वल होगा। जो दो साइड्स का सम होता है ना, ये बेसिक मिडिल लेवल की जो क्लासेस हैं, बल्कि शायद उसमें 9th क्लास में भी ये रिजल्ट्स होंगे ट्राइंगल वाले चैप्टर में, कि ट्राइंगल की 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। और 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स, लाजमी नहीं है कौन सी, मतलब ये आर्बिट्रेरी ट्राइंगल है ना, तो ये राइट ट्राइंगल, आइसोसेल, इस तरह कोई किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए ये रूल नहीं है। ये उसका जनरल रूल है जो हर किस्म की ट्राइंगल पे अप्लाई होगा, कि कोई भी ट्राइंगल लें, उसकी कोई भी 2 साइड्स लें, उनका जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो इसको हम मीट्रिक स्पेस में फोर्थ प्रॉपर्टी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ट्राइंगल का एक और असूल है कि दो साइड्स का जो डिफरेंस आप लेते हैं वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने इसी तरह बनाया हुआ है कि देख लें आप, हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपने पॉइंट ए लिया, एक्स लिया हुआ है, और ये आपने वाई लिया हुआ है, और ये आपने जी लिया हुआ है।
तो यहाँ पर मैंने ये डिस्टेंस x और z का लिया, मतलब ये वाला डिस्टेंस लिया मैंने और फिर yz वाला डिस्टेंस लिया, ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपके पास लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ थर्ड साइड्स। तो बेसिकली ये वही ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की दूसरी शक्ल है। यहाँ पर मैंने मॉड क्यों लिया हुआ है, क्योंकि इनमें से पहले आप जिस साइड को मर्जी रख लें तो डिफरेंस ही तो निकालना है आपने, तो उसकी पॉजिटिव क्वांटिटी लेने के लिए मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। जहां पर डिफरेंस है, क्योंकि डिस्टेंसेस हैं, तो कंपैरिजन के लिए मैंने एब्सोल्यूट क्वांटिटी लेने के लिए मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, मॉड ले लिया। इसी तरह एक थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है कि x बी अ मीट्रिक स्पेस, देन फॉर ऑल a b x y बिलोंगिंग टू x, 4 पॉइंट्स ले लिया आपने। यहां पर आपने इस तरह से कर लिया कि x और a के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, y और b के दरमियान। अब यहां पर ना 4 पॉइंट्स आ गया आपके पास, तो 4 पॉइंट्स के लिए ट्राइंगल के बजाय हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये सपोज कर लें ये a है, ये b है, और ये x और ये y। अब इसका मतलब ये है कि x और a के दरमियान आपने डिस्टेंस लेना है, तो ये डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। a और x के दरमियान डिस्टेंस आ गया, उसके बाद y और b के दरमियान डिस्टेंस ले, तो ये हम y और b के दरमियान डिस्टेंस ले लेते हैं। इन दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ है, उनका जो डिफरेंस है, वो हमेशा लेसर इक्वल होगा x और y, मतलब इस साइड की लेंथ और DAB इस साइड की लेंथ। मतलब डायगोनल, किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है, वो उसकी टू साइड्स जो होती हैं, टू साइड्स, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनके सम से लेस होता है, ठीक है। हाँ, ये जो रिजल्ट है इसको हम रेक्टेंगल इनइक्वालिटी का नाम भी बोलते हैं, रेक्टेंगल इनइक्वालिटी। जी, यहाँ यहाँ तक का हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है।